हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। सो आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 6 एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 7 है हमारा, और ये हमारा पार्ट 1 है। चैप्टर 7 हमारा है ताप एवं उसका मापन। तो आज के चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ताप एवं उसका मापन, और इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक में टॉपिक फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 टॉपिक हम पार्ट 1 में देखेंगे, और ये जो 2 टॉपिक हैं 4 एंड 5, ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तो आज हम पार्ट 1 में पढ़ने वाले हैं गरम या ठंडा। मतलब इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कोई भी वस्तु या पदार्थ गरम कैसे है और ठंडा कैसे है। हम गरम और ठंडे को कैसे महसूस करते हैं, स्पर्श करके कैसे पता करते हैं, और फिर ताप क्या है। ताप में हम पढ़ेंगे ताप क्या होता है, ताप को हम कैसे मापते हैं, ताप को मापने के क्या क्या हमारे पास तापमापी हैं, क्या क्या उपकरण हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम अपनी प्रयोगशाला में कौन से तापमापी का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वायु का टेम्परेचर हम कैसे मापते हैं। तो आज के जो हमारे 3 टॉपिक होंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, जिसमें हम जानेंगे गर्म और ठंडा कैसे ही किसी वस्तु को हम पता करते हैं, गर्म कैसे है और ठंडा कैसे है। अपने जो हमारा वायुमंडल है इसमें गरम कैसे, ठंडा कैसे, और ताप, ऊष्मा और तापमापन कैसे होता है। हम अपना जो मनुष्य का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है और उसे कैसे मापते हैं, थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। आज हम ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ताप एवं उसका मापन, चैप्टर 7। यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लाइन दी गई है, बहुत ही प्यारी कोटेशन है। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। बिल्कुल सही बात लिखी है कि कुछ भी गलत करने से अच्छा है कि उस कार्य को किया ही ना जाए। गलत मापन करने से अच्छा है कि कोई मापन किया ही ना जाए। हम किसी भी वस्तु या किसी भी पदार्थ की जो गलत मात्रा मापने से अच्छा है कि हम उसको मापें ही ना। और ये लाइन किसकी है? अन्ना मणि के बारे में हम आगे भी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ जानेंगे। उन्होंने क्या रिसर्च की थी। लंबोक और उसकी बड़ी बहन फिबान शिलोंग में रहते हैं, और दोनों भाई बहन विद्यालय से घर आए। उन्होंने देखा कि उनके माता पिता काम पर गए हुए हैं। लंबोक ने अपनी बहन से कहा कि उसे ज्वर का आभास हो रहा है। फिबॉन ने उसका माथा स्पर्श किया तो उसे लगा कि छोटे भाई को तो ज्वर हो गया है। इसकी पुष्टि करने के लिए उसने अलमारी से तापमापी यानी कि थर्मामीटर निकाला, और उसने तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोया और लंबोक का ताप मापा। तापमापी का पाठ्यांक पढ़ने से उसको राहत मिली कि उसके शरीर का ताप सामान्य था। उसने तापमापी का अग्रभाग पुनः धोया और सुखाया और वापस रख दिया। तब उसने लंबोक से कहा कि वह विद्यालय की वर्दी बदलकर भोजन कर ले, तत्पश्चात कुछ समय आराम करे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है गरम या ठंडा, तो इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो एक स्टोरी से होती है। एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो स्टोरी से इसलिए होती है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, और स्टोरी के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। कि क्या किसी व्यक्ति को केवल स्पर्श करके या एकदम सही आंका जा सकता है कि उसे ज्वर है? तो हम किसी को भी टच करके ये पूरी तरीके से श्योर नहीं हो सकते कि उसे फीवर है ही। तो हम कैसे श्योर हो सकते हैं? थर्मामीटर से मापने के बाद। तो अब हम जानते हैं कि गर्म और ठंडा कैसे। हम अपने अनुभव से जानते हैं कि कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए ग्रीष्म काल में किसी नल से लिया गया जल किसी मटके अथवा प्रशीतित्र रेफ्रिजरेटर से लिए गए जल की अपेक्षा अधिक गर्म हो सकता है। हम यह केवल जल के दोनों नमूनों के स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर सकते हैं, परंतु क्या हम सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर विश्वास कर सकते हैं?
मतलब इन्होंने कहा है कि जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उसका पानी और जो मटके का पानी होता है ना, वो जो नल के पानी होते हैं उससे ज़्यादा ठंडा होता है। तो ये हम कैसे पता कर लेते हैं? ये तो हम स्पर्श मात्र से ही अनुभव कर लेते हैं। लेकिन क्या केवल स्पर्श, हम अपनी स्पर्श इंद्रियों पर हमेशा विश्वास कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। तुलना कीजिए कि आपके प्रेक्षण आपके पूर्वानुमान से मेल खाते हैं या नहीं। क्या आपके दाहिने हाथ के या अनुभव किया कि पात्र कोई वस्तु कितनी गर्म कैसे है और ठंडी कैसे है, या हम कैसे ज्ञात करते हैं? कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, यह निश्चय करने के लिए सदैव अपनी स्पर्श इंद्रियों पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बहुत सारे परीक्षण करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक है हमारा दूसरा, ताप। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा था उसमें हमने सिर्फ इतना समझा कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर होते हैं उससे उसका और जो हमारे मटके होते हैं इसका जो जल होता है वो ठंडा होता है, और जो नल वगैरह होता है इसका जो जल होता है वो थोड़ा गर्म होता है। तो ये तो हमने अपनी स्पर्श इंद्रियों से पता लगा लिया था। लेकिन इसके लिए क्या उपकरण बनाए गए हैं ये हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारा ताप टॉपिक है, यहाँ से हम देखते हैं किसी पिंड की गर्माहट या ठंडक का विश्वसनीय माप उस पिंड का ताप है। मतलब किसी भी पिंड की जो गर्माहट है या उसकी जो ठंडक है उसका जो विश्वसनीय माप है उस पिंड का ताप है। किसी पिंड का ताप ठंडे पिंड की अपेक्षा अधिक होता है। दो पिंडों के मध्य तापांतर हमें बताता है कि पिंड एक दूसरे की तुलना में कितना गर्म है। वह उपकरण जो ताप मापता है उसको हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। तो कोई भी पिंड कितना गर्म है और कितना ठंडा है, और दो पिंडों की तुलना हम कैसे कर सकते हैं? तापमापी से कर सकते हैं, उनका मापन कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं थर्मामीटर। ताप मापने के लिए आपने संभवतः दो प्रकार के तापमापियों का प्रयोग किया होगा। एक होता है जर मापी डॉक्टरी थर्मामीटर तथा प्रयोगशाला तापमापी। डॉक्टरी थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी कई अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर है ये जर मापने के लिए, और जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है वो प्रयोगशाला के और सारे उद्देश्यों के लिए होता है। तो अब हम देखते हैं ताप का मापन कैसे होता है, हमारे जो थर्मामीटर हैं उनका हम यूज़ कैसे करते हैं ताप मापने के लिए। तो पहला जो हमारा थर्मामीटर है वो है डॉक्टरी थर्मामीटर। तापमापी से आप परिचित हो चुके हैं, आपने पढ़ा है। हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है तापमापी। हमारे शरीर का ताप मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे जर मापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ऐसे थर्मामीटर ताप को अंकीय रूप से दर्शाते हैं। ये तापमापी अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर या डिजिटल डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहलाते हैं। ये बैटरी चलित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर के संपर्क में रखने पर ये तापमापी उसका ताप मापते हैं। तो ये जो हमारा तापमापी है इसको अंकीय डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं, और इसको डिजिटल थर्मामीटर भी बोलते हैं। और ये किससे चलता है? ये बैटरी से चलता है। डिजिटल होता है और डॉक्टरी थर्मामीटर है और अंकीय थर्मामीटर है। आप इस पे देख सकते हैं, इस पे अंक लिखे हुए हैं। तो ये अंकीय थर्मामीटर है, बैटरी से चलता है, और ये जैसे ही हम किसी भी व्यक्ति के संपर्क में रखते हैं तो ये उसके शरीर का ताप माप कर बता देता है। तो ये इसका अग्रभाग है, आपने इसका काफ़ी यूज़ भी किया होगा। ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाला जो मापक्रम होता है वो सेल्सियस स्केल होता है। मतलब हम जो इसमें डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसमें हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। आपने देखा होगा डिग्री सेल्सियस इस टाइप से लिखा होता है। तो हम जो हमारा जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है यही हम घरों में भी उपयोग करते हैं इसका। तो ये डिग्री सेल्सियस में इसका मापक्रम होता है, और इसको हम इस तरीके से डिग्री सी लिख करके डिनोट करते हैं। प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए, मतलब हमारे पुराने टाइम पे किस तरीके का थर्मामीटर यूज़ होता था, तो प्रारंभ में शरीर का ताप मापने के लिए पारे के तापमापी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता था। लेकिन मरकरी एक अत्यधिक विषैला पदार्थ है।
मरकरी कैसा पदार्थ है? विषैला पदार्थ है और हम इसको अपने पुराने टाइम में शरीर का ताप मापने के लिए तापमापी थर्मामीटर में यूज़ करते थे। और दुर्घटनावश यदि तापमापी टूट जाता है तो पारे का व्यवस्थित रूप से निपटान कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विषैला है। अंकीय तापमापी में इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता, जो आपने ऊपर देखा था। ये हमारा पुराने टाइम का थर्मामीटर है जिसमें हम पारे का यूज़ करते थे। इसके प्रदर्शन में संख्या पढ़ना भी सरल होता है। मतलब इस जो हमारे पुराने टाइम का थर्मामीटर था उसमें संख्या पढ़ने में काफ़ी मुश्किल होती थी, लेकिन ये जो हमारा डिजिटल थर्मामीटर, अंकीय थर्मामीटर और बैटरी से चलने वाला थर्मामीटर है, ये काफ़ी इजी है। इस पे नंबर्स लिख कर आते हैं। इसलिए पारे वाले थर्मामीटर डिजिटल थर्मामीटर द्वारा प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। डिजिटल थर्मामीटर में ताप का निर्धारण ऊष्मा संवेदकों द्वारा किया जाता है। कोविड-19 में एक और थर्मामीटर का यूज़ हुआ था। कोविड-19 महामारी के काल में कुछ विशेष तापमापी उपयोग में लाए गए जो किसी व्यक्ति के शरीर का ताप दूर से ही माप सकते थे। वे कौन से तापमापी थे? तो यहाँ पर कुछ बच्चे आपस में डिस्कशन करते हैं। वे संपर्क रहित तापमापी थे। आपने देखा होगा, आपका भी कोविड में काफ़ी जगह मॉल वगैरह, मार्केट, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह में एग्ज़ाम देने टाइम इस वाले तापमापी से जो दूर से ही हमारा ताप माप लेता था, इसका काफ़ी यूज़ हुआ है, जिन्हें अवरक्त तापमापी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अवरक्त तापमापी। इन वाले जो दूर से संपर्क रहित तापमापी हैं, इनको क्या बोलते हैं? अवरक्त तापमापी। ये लाइन आपको याद रखनी है। इस प्रकार के तापमापी किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श किए बिना ही उसके शरीर का ताप माप सकते हैं और संक्रमण का खतरा भी कम रहता है। तो हमने एक तापमापी देखा, डिजिटल थर्मामीटर। दूसरा देखा हमने जो हमारा पुराने टाइम में पारा वाला थर्मामीटर यूज़ किया। और तीसरा हमने अवरक्त तापमापी, यानी कि हमने वो वाला तापमापी लिया जो हमने कोविड-19 के टाइम यूज़ किया। तो हमने 3 टाइप ऑफ थर्मामीटर देखे। अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग टिप साबुन और जल से धोइए। देखिए ये यहाँ पर लिखी हुई हैं कुछ सावधानियाँ जो कि हम अपने डॉक्टरी थर्मामीटर को यूज़ करते टाइम रखेंगे। तो डॉक्टरी थर्मामीटर जब हम यूज़ करेंगे तो हम क्या क्या सावधानियां रखेंगे? तो अपने हाथ और अंकीय तापमापी का अग्रभाग टिप और साबुन जल से धोइए। तापमापी का पुनः नियोजन यानी रीसेट बटन दबाकर तापमापी को रीसेट कीजिए। तापमापी जीभ के नीचे रखकर मुंह बंद कर लीजिए और तापमापी का अग्रभाग जीभ के नीचे रखने के पश्चात बीप की ध्वनि आने पर प्रकाश या चमकने तक प्रतीक्षा कीजिए। मुंह से तापमापी निकाल लीजिए और अंकीय प्रदर्श पर ताप पढ़िए। तो इस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस दी गई है, हमारे डॉक्टरी थर्मामीटर को यूज़ करने की प्रोसेस दी गई है। फिर से इसको यूज़ करने के बाद क्या करना है कि तापमापी का अग्रभाग साबुन और जल से साफ करना है और उसे सुखा लेना है। और क्या सावधानियां हैं? अंकीय डॉक्टरी तापमापी का उपयोग करते समय हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तापमापी का उपयोग उसकी दिशा निर्देश पुस्तिका पढ़ने के बाद करना चाहिए। तापमापी का अग्रभाग उपयोग करने से पूर्व और पश्चात साबुन और जल से अच्छी तरह धो लेना चाहिए। तापमापी धोते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अंक दर्शाने वाले हिस्से अर्थात अंक प्रदर्श पर जल ना पड़े। तापमापी को उसके अग्रभाग से नहीं पकड़ना चाहिए। तो ये हमें सारी सावधानियां रखनी है। हमें उसके दिशा निर्देश पढ़ने हैं और हमें उसके अग्रभाग को साबुन जल से धोना है। और तापमापी को धोते समय यह ध्यान रखना है कि अंक वाले हिस्से पर पानी ना पड़े और तापमापी के अग्रभाग को पकड़ना भी नहीं चाहिए। अब हम आगे देखते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37.0 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा स्वस्थ व्यक्ति का ताप होता है तो 37.0 डिग्री सेल्सियस। किंतु क्या आपके द्वारा क्रियाकलाप में प्रत्येक बच्चे का शरीर का सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस था? मतलब क्या सबका ताप एक समान होता है? क्या छोटे बच्चों के शरीर का ताप सामान्यतः वयस्कों के शरीर के ताप से थोड़ा अधिक होता है? आइए जानते हैं। क्या वृद्ध व्यक्तियों के शरीर का ताप स्वस्थ होने पर भी सामान्यतः युवा वयस्कों के ताप की तुलना में कम होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति का ताप कितना हो सकता है?
97.0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस नहीं हो सकता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। वास्तव में सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत ताप है। इसीलिए किसी पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति का ताप सामान्य ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा भिन्न हो सकता है। किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान कई कारकों पर भी निर्भर करता है, जैसे उसकी उम्र क्या है, दिन का समय क्या था और गतिविधियों का स्तर क्या था। तो इसमें एकदम साफ है कि किसी भी व्यक्ति का हम एक्यूरेट या एकदम 37.0 डिग्री सेल्सियस सबका ताप एक समान नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें उसकी एज और दिन का समय और गतिविधि का स्तर भी चेक करना होगा, तभी हम देख सकते हैं कि उसका सामान्य ताप किसका है। आप दिन के भिन्न भिन्न समय पर 1 माह तक अपने ताप का माप कीजिए। ताप के ये पाठ्यांक अपने नोटबुक में लिखिए। 1 माह पश्चात आपने शरीर के अंकित ताप का विश्लेषण करना है और देखना है कि क्या परिवर्तन हुआ। तो मानव शरीर का सामान्य ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है। तो इसके बीच में सबका ताप रहता है। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति का ताप रहता है। इससे नीचे और इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। आगे देखते हैं। मैंने अपने एक मित्र को एक ऐसे अंकीय तापमापी का उपयोग करते हुए देखा जो ताप भिन्न मापक्रम का पड़ता है। यह स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दर्शाता है। एक ही ताप को व्यक्त करने वाली इस संख्या में अंतर का क्या कारण है? अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सेल्सियस में पढ़ रहे थे, अब ये बात कर रहे हैं डिग्री फ़ारेनहाइट की, तो इसे भी जानेंगे। छोटे बच्चों और वृद्धों के शरीर का ताप मापने के लिए अंकीय तापमापी को हम बाह के नीचे भी रखते हैं और इस प्रकार मापा गया ताप शरीर के वास्तविक ताप से 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। तो जो हमारे शरीर का वास्तविक ताप है उससे जो हमारे बाह के नीचे रखते हैं तो उससे हमारा थोड़ा सा 0.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। तो अब हम देखेंगे, अभी तक हमने बात की थी डिग्री सेल्सियस की, अब हम बात करेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट की। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में हमारा सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ताप का सामान्य मापक्रम स्केल फ़ारेनहाइट स्केल है। इस स्केल पर ताप का मात्रक डिग्री फ़ारेनहाइट और इसे डिग्री एफ से दर्शाया जाता है। सेल्सियस स्केल पर मापा गया ताप 37.0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर 38.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के तुल्य है। मतलब जो हमारा 37.0 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है? वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37.0 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? अधिकतर वैज्ञानिक अध्ययनों में फ़ारेनहाइट स्केल का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक कार्य के लिए ताप का अन्य एक और स्केल है जो उपयोग में लाया जाता है, जिसे हम केल्विन कहते हैं। एक और अन्य स्केल कौन सा है? केल्विन। पहला हमने देखा डिग्री सेल्सियस, दूसरा देखा हमने डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरा हम देख रहे हैं केल्विन। तीसरा हम कौन सा देख रहे हैं? केल्विन। तो केल्विन स्केल कहते हैं। इस स्केल पर ताप का मात्रक केल्विन है जिसे के से दर्शाया जाता है और यह ताप का एसआई मात्रक भी है। जो हमारा ताप का एसआई मात्रक है वो भी केल्विन है। तीनों ही ताप मापक्रमों के नाम हैं। उन्हें विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों यानी कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एवं केल्विन के नाम पर रखे गए। तो जिस तरीके के ये तापमापी के ये नाम है तापक्रम के, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये वैज्ञानिकों के ही नाम है जिन्होंने इन
इनकी खोज की, उन्हीं के नाम पे ये नाम रखे गए हैं। हम सेल्सियस स्केल पर ताप केल्विन स्केल में निम्नवत परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब केल्विन स्केल का तापमान हम सेल्सियस स्केल पर तापमान प्लस 273.15 यानी 273.15 को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा, अगर हमको केल्विन से सेल्सियस में चेंज करना है। अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े अक्षर और छोटे अक्षरों में अंग्रेजी भाषा में सभी वर्ण बड़े और छोटे अक्षरों में अलग अलग लिखे जाते हैं। जब हम सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल अंग्रेजी में लिखते हैं तो इनके नाम बड़े अक्षर से लिखकर प्रारंभ किए जाते हैं। ताप मात्रकों के नामों से डिग्री तो छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, लेकिन सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट बड़े अक्षर से प्रारंभ करके लिखे जाते हैं, किंतु केल्विन मात्रक में केल्विन छोटे अक्षर से शुरू करके ही लिखा जाता है। ताप के इन मात्रकों के संकेत डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन अंग्रेजी के बड़े अक्षर में दर्शाए जाते हैं। डिग्री का संकेत हमें इस तरीके से 0 ऊपर करके लिखना होगा, के साथ नहीं लिखा जाता है। मतलब ये हमें के साथ में नहीं लिखना है, केल्विन के साथ में नहीं लिखना है, ये सिर्फ डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ ही लिखा जाएगा। इसके अलावा वाक्य के अंत में संकेतों के बाद कहीं पर भी बिंदु नहीं लगाया जाता है। ताप के विषय में लिखते समय आंकिक संख्या और मात्रक के मध्य सदैव एक छोटा सा रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। अंग्रेजी में 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप बहुवचन में व्यक्त करने के लिए मात्रक के पूर्ण नाम को डिग्री सेल्सियस में लिखा जाएगा, किंतु हिंदी में डिग्री सेल्सियस ही लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आपने समझा कि डिग्री सेल्सियस कैसे लिखते हैं, फ़ारेनहाइट कैसे लिखते हैं, केल्विन कैसे लिखते हैं और ये सब क्या होते हैं। हम डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट से केल्विन से सेल्सियस में हम चेंज करते हैं तो 273.15 ऐड कर देते हैं और इसके बाद हमारा मान आ जाता है। तो तापमापी के आविष्कार से पूर्व ज्वर का पता कैसे लगाया जाता था? ज्वर किसी व्यक्ति की नाड़ी दर को प्रभावित करता है। भारत में इसका ज्ञान प्राचीन समय में भी था। तो अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब हमारे पास ये थर्मामीटर नहीं थे तब हम कैसे पता लगाते थे। तो भारत में क्या होता था, नाड़ी दर से पुराने टाइम में पता लगाते थे। ज्वर के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थितियों में भी मानव की नाड़ी दर प्रभावित होती है। केवल नाड़ी दर के आधार पर ही हम ज्वर का निश्चय नहीं कर सकते। पता तो लगाते थे नाड़ी दर से, लेकिन हम नाड़ी दर से और भी चीज़ों का पता लगाते हैं, तो केवल ज्वर है, फीवर है, हम इसकी बात नहीं कर सकते। क्या डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते जल अथवा बर्फ़ का ताप मापने के लिए भी किया जा सकता है? नहीं, उबलते जल और बर्फ़ का ताप हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर है। मतलब वो मापन सीमा के बाहर है, इसलिए हम नहीं कर सकते। हम डॉक्टरी थर्मामीटर की मापन सीमा के बाहर का ताप कैसे माप सकते हैं? तो यहाँ तक हमने अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये हमारा वीडियो का पार्ट 1 होगा। इस चैप्टर का पार्ट 1 है और ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम देखेंगे आगे के 4th और 5th टॉपिक पार्ट 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।